नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश दिल्ली है। तारीख थी 7 मार्च 2023। दिन में करीब 2:15 बजे दिल्ली के कमलापुर मार्केट थाने पर जीबी रोड, जो सेक्स वर्कर्स का एक बहुत बड़ा अड्डा है दिल्ली में, बड़ा फेमस है। जीबी रोड जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो तो जानते ही हैं। देश में भी जो लोग दिल्ली आते जाते रहते हैं उनको भी जीबी रोड का पता है। तो जीबी रोड के कोठा नंबर 52 से धड़ाधड़ फोन आने लगे। प्रभारी निरीक्षक यानी एसएचओ से ये रिक्वेस्ट की जाने लगी कि आप तत्काल कोठा नंबर 52 पर पहुंचे। वहां बदमाशों ने एक सेक्स वर्कर और एक दलाल को गोली मार दी है। खैर, लाव लश्कर लेकर एसएचओ तुरंत मौके पर पहुंचे। अफरा तफरी मची हुई थी और लोग वहां जो बड़ा भारी, जिसको कहते हैं यूनियन भी है, एसोसिएशन भी है, बड़ा आपस में वो धंधा चलाने वाले जितने भी जिस तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। वो सब लोग उन दोनों को एम्बुलेंस बुला के और हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो सेक्स वर्कर थी उसकी मृत्यु हो गई और जो दलाल था उसका नाम था इमरान पुत्र अतीम, निवासी कोठा नंबर 52, दूसरी मंजिल, जीबी रोड। ये 28 साल का था और जो सेक्स वर्कर थी वो लगभग 30 साल की थी। नाम बताना उसका ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा नेशनल वुमेन कमीशन की गाइडलाइंस में है। ये सेक्स वर्कर्स का नाम किसी अपराध की दशा में न खोला जाए। बहरहाल प्रारंभिक पूछताछ वहां शुरू हुई और ये बताया गया कि 3 लड़के आए हुए थे। वो आए थे दलाल यानी इमरान के माध्यम से। बाई, जिस कोठे की जो मालकिन होती हैं, आपने देखी होगी फिल्म अभी हाल में, गंगूबाई काठियावाड़ी, उसी तरह की वो जो एक संचालिका होती हैं एक कोठे की, एक वेश्यावृत्ति के एक यूनिट की, उनसे पहले बातचीत होगी उस कस्टमर की। फिर उसके पास वो अपने हिसाब से या पैसे के हिसाब से या सामने वाले की हैसियत के हिसाब से वो उस महिला के पास ले जाती हैं जो उसके यहाँ की सेक्स वर्कर है। ये बताया गया कि इसी बीच में इमरान ने ये नोटिस किया कि इनमें से 2 के पास असलहे हैं, शस्त्र हैं। उसने इशारा किया। वहां सब इशारों से ही चलता है, वो पूरा इतना बड़ा व्यापार है, देह व्यापार ये, और वो सब इशारों में उसने इशारे से उस सेक्स वर्कर से कहा कि संभवतः ये असलहा लगाए हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो भागती हुई बाहर आई और उसने इमरान ने तब तक 2-3 और दलालों को इकट्ठा कर लिया था। उसने बताया कि हाँ, ये असलहा लगाए हुए हैं। ये बाहर से जो ये 3-4 दलाल थे ये भीतर घुस गए और इन तीनों को पकड़ने की कोशिश की। ये तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक और दलालों की फौज आ गई। उन लोगों ने घेरा। इसी बीच में उनमें से किसी एक ने फायर कर दिया और ताबड़तोड़ फायर कर दिया। उसी कोठे के उस रीजन में जहां ये भाग रहे थे, उसी में उसने कई गोलियां मारी उसको, सेक्स वर्कर को, और उसके बाद इमरान को। सेक्स वर्कर की पहले डेथ हो गई। उसी दिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसके सिर के पीछे और तमाम नाजुक अंगों में गोलियां लगी थीं और इमरान को कंधे, कुहनी और सीने के पास गोली लगी थी। इसकी बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने थाने पर वापस आकर मुकदमा अपराध संख्या 76/23 और धाराएं 307
34 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कमला मार्केट में दर्ज कर लिया गया। लोगों ने जो बताया, जिस हिसाब से असलहे का विवरण दिया, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल लग रही थी। पुलिस के लिए बड़ा कठिन काम हो गया। उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इमरान जो उनको लेकर आया था वो इस स्थिति में नहीं था कि वो बोले, लेकिन दलाल हैं, दलाल तो जो उनको बाहर मिल गया या जिसने कुछ पूछताछ की, उनका काम है उन्हें पकड़कर अपने वाले कोठे पर, जहाँ से उनका संबंध है, जहाँ से वो अपना कट लेते हैं, वहाँ तक पहुँचा दें। तो बेसिक जानकारी किसी को नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ जीबी रोड के मार्केट में दुकानदारों ने लगा रखी है, उससे थोड़ा थोड़ा उनके कपड़े का अंदाजा लगने लगा। पुलिस ने इसमें जो स्पेशल विंग थी, डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के संजय सेन साहब ने एक टीम बनाई, क्योंकि मुश्किल था ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह से अननोन आदमी आए, और अननोन ही वहाँ आता है, जो नोन भी होता है वहाँ अननोन ही बन के तब भीतर घुसता है। तो अगर नाम पता उससे कहीं पूछा भी जाता है तो वो वही लोक लाज के डर से वो चाहते भी हैं कि वो जो चाह रहे हैं वो कर लें, लेकिन ये भी चाहते हैं कि कोई इस बात को जाने नहीं, लिहाजा वो नाम पता सामान्य रूप से गलत बताते हैं। लेकिन वहाँ सिस्टम में कहीं आधार कार्ड दिए जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। आप समझ सकते हैं, ऐसी जगह में जो जाएगा वो कभी अपना आधार कार्ड या उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं देगा। लिहाजा प्राइमा फेसी उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही थी। बहरहाल उसमें एसीपी ऑप्स और विशेष जो स्पेशल टीम थी, चूँकि 2 लोगों की हत्या हुई थी और एक सेक्स वर्कर की हत्या हुई थी, और सेक्स वर्कर्स का ये धंधा जो है वहाँ पर वो इतना वेल निट है, वेल इस्टेब्लिश है कि तमाम ताकतें भी अभी तक अंग्रेज़ों के ज़माने के इस अड्डे को उखाड़ नहीं पाई हैं, हटा नहीं पाई हैं, बंद नहीं कर पाई हैं। तो लिहाजा उनका एसोसिएशन भी बहुत तगड़ा है, पुलिस पर दबाव था। तो ऑप्स की टीम्स ने ये उनके सामने ये चुनौती थी। बहरहाल वो जीबी रोड के ग्राउंड फ्लोर पे जो मार्केट है, जो शाम को बंद हो जाता है, उनके सीसीटीवी फुटेज हासिल करके धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह के कपड़े और हुलिया चाल ढाल जो बताई गई थी, उससे जब वो उनकी फ़ोटो मिलनी शुरू हुई और जिन लोगों का इनसे वास्ता पड़ा था जीबी रोड के कोठा नंबर 52 में, उनको दिखाया गया तो सब ने पहचाना कि हाँ यही हैं। इनको धीरे धीरे स्कैन करने के बाद आने जाने के सभी रास्तों पर ट्रैक करने के लिए सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए। उपलब्ध सीसीटीवी, क्योंकि कुछ जोन वहाँ पर ऐसे थे जो बिल्कुल खाली जोन है जहाँ पे सीसीटीवी का अभाव है, लेकिन फाइनली टीम ने ये लोकेट किया कि रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनलों पे सबसे अधिक सीसीटीवी वहाँ लगे हुए हैं, जिनको कोशिश करके उस हाल हुलिये के लोगों को ट्रैक करना कि आखिर किस माध्यम से ये लोग गए हैं या किस रोड से ये लोग गए हैं। पुलिस ने दूसरे तरीके भी अपनाए कि जितने दलाल जीबी रोड के उस इलाके के हैं उनको इकट्ठा किया, जितने बैड करेक्टर यानी हिस्ट्री शीटर इलाके के हैं उनको इकट्ठा किया, और तस्वीरें उनको, क्योंकि स्पष्ट तस्वीरें उनको सीसीटीवी से मिल गई थी, तो दलालों से बैड करेक्टर्स जो पुलिस की रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर्स या दुराचारी जिसे कहते हैं, दुराचारियों को एक एक करके ये दिखाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक जगह सीसीटीवी फुटेज में उनमें से तीनों में से एक व्यक्ति एक मोबाइल से बात करता हुआ दिख गया। सर्विलांस की पूरी टीमें आई, उस पर्टिकुलर जगह पर जहां वो मोबाइल फ़ोन से बात करता हुआ दिख रहा था वहां का डंप डाटा इकट्ठा किया, यानी उस इलाके से या उस क्षेत्र से सारे मोबाइल कंपनी के ऑपरेटर्स का मतलब MTNL वहाँ होगा दिल्ली में, आइडिया होगा, वोडा होगा, जियो होगा,
ये सब जितने कंपनियां हैं सबको ये मेल भेजी जाती हैं कि इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर इतने बज के इतने मिनट से इतने बज के इतने मिनट तक की जितनी भी कॉल आई हैं या गई हैं उनका डिटेल भेजा जाए। वो इलाका इतना व्यस्त है कि बहुत बहुत मुश्किल है। आप ये समझिए कि पहाड़ में से सुई निकालने के बराबर ये काम होगा। जो लोग भी दिल्ली को जानते हैं बहुत ही व्यस्त इलाकों में है। मैंने आपको शायद बताया नहीं इसकी लोकेशन। ये अजमेरी गेट से लाहौरी गेट के बीच की जगह है। जीबी रोड पुराने शहर का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ वहाँ पर रही होगी। जांच के लिए उस टीम ने सभी आधुनिक उपकरण जो भी आज की तारीख में क्राइम डिटेक्शन के लिए उपलब्ध हैं उन सबको अप्लाई किया, और एक चीज़ साबित हो गई कि अल्टीमेटली ये सब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन NDRS के आसपास घुसे थे, यानी ये रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे। अब रेलवे स्टेशन की भारी भीड़, आने जाने वालों के पास सबके पास लगभग सबके पास मोबाइल फ़ोन, सबकी कॉल रिसीव और सबकी कॉल आउटगोइंग लगी थी। मतलब ये डाटा, आप 1 घंटे की बात करते हैं, 10 मिनट का ही डाटा कम से कम 5 GB का हो जाएगा, और जो पीरियड मांगा गया था वो 1 घंटे का मांगा गया था। लेकिन फिर भी मेहनत में कई दिन लगे, लेकिन उन्होंने संदिग्ध नंबर, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट टाइमिंग थी, CCTV फुटेज के कैमरे में रिकॉर्ड की गई जो टाइम प्रिंट होता है, प्रिंट लाइन होता है टाइम का, उससे उनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन थी, टाइमिंग थी, दिन में 2:10 तो दिन में 2:10 पर डिफरेंट मोबाइल, क्योंकि ये तो पता नहीं कि वो जियो का इस्तेमाल कर रहा था कि वोडा का कि एयरटेल का, तो हर मोबाइल फ़ोन के कंपनी से उस पर्टिकुलर पीरियड में 1 मिनट प्लस माइनस, क्योंकि सबके सिस्टम में सेकेंड्स का अंतर जरूर रहता है। हर मोबाइल कंपनी के जब हम लोग CDR निकालते हैं तो जो वोडा का मिनट तो बिल्कुल वही होगा, लेकिन सेकेंड्स में अंतर होता है। बहरहाल इस अंतर को भी उस डाटा में सम्मिलित करके उस पर्टिकुलर टाइम में प्लस माइनस 1 मिनट वो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल देखी गई। हालांकि उनकी संख्या भी हजारों में आई। बहरहाल उसको ढूंढते ढूंढते उसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया उस नंबर को, जिस नंबर से संभवतः वो बात कर रहे थे। तो उनमें जो 12 या 15 शॉर्ट लिस्टेड नंबर थे, उनके लिए पुलिस ने दिल्ली के बाहर तमाम जगहों पे दबिश दी उनको फिजिकली वेरीफाई करने के लिए। बहुत ही पेशेवर तरीके से और बहुत ही बारीकी से ये काम किया गया। फिर जब उनकी फ़ोटो से जिस इलाके में वो गए थे वहाँ जब पहचान कराई गई तो धीरे धीरे पहचान होने लगी। उनमें से 2, एक हैप्पी और काका, ये 2 सगे भाई थे, और इसके अलावा एक लड़का और था अनिल, जो हैप्पी का दोस्त था। ये कम से कम 20 टीमों ने पश्चिमी, क्योंकि जो संदिग्ध नंबर थे वो भी बड़ी संख्या में थे, ये तय था कि इन्हीं में से उस व्यक्ति की कॉल है जो अपराधी है, जिसने वो हत्या करने के बाद फोन पर जिसे बात करते हुए देखा गया है। इसीलिए उन सारे नंबर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीमों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी जगह भेजा गया था। फिर ये 3 के तीनों धीरे धीरे करके पुलिस ने उठा लिए, हैप्पी, काका और अनिल। अनिल संगरूर का है और हैप्पी और अनिल दोनों जेल से अभी हाल में छूट के आए थे। काका ने बताया कि वो मयूर विहार के इलाके में एक मिठाई की दुकान में काम करता था। जब उसका भाई हैप्पी और अनिल जेल चले गए थे, काफ़ी पैसा उनका खर्च हो गया था और हम लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे।
हम लोगों को तत्काल पैसे की आवश्यकता थी। हम लोगों ने बैठकर डिसाइड किया। काका ने बताया कि जिस मिठाई की दुकान पर हम काम करते थे, वहां पर त्योहार के दिन अच्छा कलेक्शन रात को हो जाता है। शाम को 5 बजे से और 9 बजे की बिक्री का जो कलेक्शन होता है वो लाखों लाख में होता है और सबसे इजी टारगेट है। मुझे पूरा पता है, पहचान भी लेंगे तो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, उन्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। एक साथ चलेंगे, गन पॉइंट पर उसे लूटेंगे, लूट के अपने अपने घर पहुंच जाएंगे और हम लोग जितना पैसा मुकदमेबाजी में या जेल में रहने के भीतर खर्च किया है वो तो पूरा हो जाएगा। आगे का भी काम करने के लिए हमें पर्याप्त पैसे मिल जाएंगे। तीनों ने मिलकर ये योजना बनाई और हैप्पी और काका ने बिहार से वही मुंगेर वाली पिस्टल की व्यवस्था की और 7 मार्च 23 को, ये होली के दिन के एक दिन पहले की बात है, उनको ये पता था कि होली के दिन यहाँ बहुत हैवी अमाउंट शाम तक इकट्ठा हो जाता है। रात में मालिकान इसे गिनते हैं, सवेरे इसे बैंक में ले जाने की व्यवस्था करते हैं। तो बहरहाल 7 मार्च को ये तीनों, उसको अनिल को पंजाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आना था। दोनों ही काका और हैप्पी, दोनों सगे भाई रेलवे स्टेशन पर NDRS पर उनका उसका इंतज़ार करते रहे और वो आ भी गया। लेकिन ये समय से पहले लगभग 4 बजे ही पहुंच गए थे। 4 बजे पहुंचने का मतलब, उसने कहा कि भाई अभी तो उतना कलेक्शन नहीं मिलेगा, ये सारा कलेक्शन रात में 9 बजे के बाद ही संभव है। ये लोग पहुंच गए थे करीब करीब 11 बजे तीनों। ये हुआ कि अब इतना लंबा, अभी दुकान खुली है, अभी कलेक्शन नहीं होगा, शाम तक का वक्त कैसे काटा जाए। शाम का वक्त काट के तभी हम लोग 9 बजे के आसपास वहाँ चलें तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये 11 बजे आ गए थे। ये डिसाइड किया कि अब इतना समय और कहाँ हम लोग बिताएंगे, इससे बढ़िया हम लोग GB रोड कोठे पर चलते हैं, वहीं थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, हम लोगों को जो करना है वहीं कर लेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलते निकलते शाम हो जाएगी। 8-9 बजे तक हम वो कैश लूट लेंगे। बहरहाल वो कोठा नंबर 52 पहुँच गए। इमरान जो है वो उनको बाहर ही मिल गया। हाव भाव से वो दलाल जो हैं इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो आने जाने वालों के हाव भाव से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इनको GB रोड में इस कोठे पर ही, इस वेश्यावृत्ति के कोठे पर ही आना है। वो उनसे पूछ बैठते हैं। सामान्य आदमी जिनका इन सब कामों से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको टोक भी नहीं पाते हैं। शायद 1% कभी उनसे गलती हो जाए कि ग्राहक के अलावा किसी दूसरे को टोक लें, बल्कि 99% वो उन्हीं लोगों पर उंगली रखते हैं जो इसी काम से वहाँ इधर उधर इस तलाश में कि कोई हमें रास्ता बता दे, कोई हमें जगह बता दे, कोई हमें पहुँचा दे वहाँ तक, इसकी तलाश करते रहते हैं। बहरहाल इन तीनों को इमरान ने देखते ही पहचान लिया। पहचानने का मतलब कि हाँ ये कस्टमर हैं। तीनों से बात की और तीनों को कोठा नंबर 52 में ले गए। वहाँ पर आगे की बात इन लोगों ने, घटनास्थल के चश्मदीदों ने बताई दी थी कि वहाँ पर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, पिस्टल लेकर भीतर कैसे आ गए और फिर उसके बाद उन लोगों ने गोली चलाई। गोली चलाने में फिर 2 लोगों की हत्या हो गई। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से काका पुत्र गोपी, निवासी ग्राम डूंगरवाला, धौलपुर, राजस्थान। लेकिन घटना के वक्त ये लोग वहाँ चूंकि बंद हुए थे, वहाँ आगरा में रह रहे थे और काका की उम्र सिर्फ 19 साल थी। हैप्पी पुत्र गोपी, निवासी डूंगरवाला, उसका भाई ही था, आगरा में उसी के साथ रह रहा था, उम्र 20 वर्ष। अनिल पुत्र बलविंदर, निवासी डॉक्टर अंबेडकर नगर वार्ड 11, संगरूर, पंजाब, उम्र 22 वर्ष। इनके पास से खोखा कारतूस,
पिस्टल, हैप्पी का 2 सिम वाला मोबाइल, अनिल का मोबाइल और घटना के समय सीसीटीवी में जो कपड़े रिकॉर्ड हुए थे वो कपड़े भी इनके पास से, इनके घर से बरामद कर लिए गए। आज की घटना देखिए, एक तो पहले जीबी रोड के बारे में समझ लें। जीबी रोड का जो फुल फॉर्म है वो गैस्ट्रिन बेस्टियन रोड। ये दरअसल एक ब्रिटिश कमिश्नर का नाम है। इतिहासकार या इतिहास में ये बताते हैं कि ये वही है, अजमेरी गेट से दिल्ली गेट तक का रास्ता है। इनमें से यहाँ पर बहुत ढेर सारी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन्हें रेड लाइट कहते हैं, और यहीं पर वेश्यावृत्ति का धंधा होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। हिस्ट्री ये कहती है कि दिल्ली का जो पुराना शहर था, जिसे शाहजहानाबाद कहते थे, वो एक दीवार से घिरा हुआ था। दीवार में कई दरवाजे और बुर्ज थे। एक बुर्ज एक कोणीय संरचना है जो तोपखाने की किलेबंदी की जो पर्दे की दीवार से बाहर की ओर, किले की जो दीवार है उससे बाहर की ओर निकलते हैं। बुर्ज आप देखते हैं कि वो सामान्य जिस तल पर उसके चारदीवारी होती है उससे बाहर की तरफ उभरा हुआ गोला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें तोप या बंदूक की नाल रखने की जगह बनी होती है। और ऐसे ही एक बुर्ज का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया था। इतिहास ये कहता है कि इस पूरे शहर में, शाहजहानाबाद में, जो दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें अलग अलग बुर्ज बने हुए थे, उसमें 5 वेश्यालय थे। और इन 5 वेश्यालयों को ब्रिटिश कमिश्नर गार्स्टिन बेस्टियन ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, और तब से इस जगह का नाम ही गार्स्टिन बेस्टियन रोड यानी जीबी रोड पड़ गया। अब देखिए, इस बड़ी कोशिश की गई कि लोग जीबी रोड को भूलें, यानी इसके नाम को भूलें, या जो इसकी पहचान है थोड़ा सा ये इधर उधर हो जाए, ताकि ये न पता लगे कि ये वही इलाका है जो ब्रिटिशर्स यानी मुगलों से अब तक एक ही काम के लिए मशहूर है। 1966 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके जीबी रोड का नाम स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रखा गया। कागजों में जरूर है, लेकिन अभी भी ये जीबी रोड के नाम से ही जाना जाता है। हमें नहीं लगता कि दिल्ली के 99% लोग ये भी जानते होंगे कि इसका नाम आधिकारिक रूप से या अधिकृत रूप से बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रखा गया है। सब उसे जीबी रोड के नाम से ही जानते हैं। मैंने बताया कि ये ब्रिटिश अधिकारी के, ब्रिटिश कमिश्नर के नाम पर बनाया गया है। अब सवाल ये है कि जब स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रखा गया, उसी समय दिल्ली नगर निगम से जो इसका पता था, जैसे कोठा नंबर 52 मैंने आपको बताया, इन सब को हाउस नंबर फलां, हाउस नंबर फलां, हाउस नंबर फलां, जैसे बाकी दिल्ली में सब हाउस नंबर से जाने जाते हैं, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर से, नोटिफिकेशन करके इसको भी चेंज किया। लेकिन आज भी लोग उसे कोठा ही कहते हैं। चिट्ठी पत्री भी कोठा नंबर के नाम से आती है। मतलब ये मुगलों से चली आई आज तक जो जहनियत है कि जीबी रोड और जीबी रोड के कोठे, ये नाम नहीं मिट रहे हैं, लोगों के मन से, दिल से, दिमाग से नहीं मिट रहे हैं, जो वहाँ हैं या जो उस धंधे में शामिल हैं। नीचे सारी दुकानें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की दुकानें हैं। दिन भर उसमें ग्राहक, व्यापार और व्यापारी ये सब आते रहते हैं। सामान्य रूप से देखने में ये नहीं लगेगा कि ये जीबी रोड है जहां शाम होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। और जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 25 से ज़्यादा इमारतें हैं और 100 से अधिक वैश्यालय हैं और 1000 से अधिक सेक्स वर्कर्स हैं।
जो देश में सेक्स वर्कर्स की जो जो जगह हैं या जो वैश्यालय हैं जो बहुप्रसिद्ध हैं, शहरों में या बाकी शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, ज़माने से, मुगलों के ज़माने से ही, राजशाही के ज़माने से ही छोटी छोटी जगहों पर इस तरह के वैश्यालय चलते थे। लेकिन अब लगभग वो सब नेस्त नाबूद हो गए हैं। लेकिन जो अभी भी मौजूद हैं उनमें से कमाठीपुरा मुंबई का, सोनागाछी कोलकाता का और चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर का, ये अभी भी स्थापित हैं। लेकिन इन सब में सबसे पुराना ये जीबी रोड का है, जो मुगलों के ज़माने से चलता रहा। ब्रिटिशर्स ने कोशिश की बंद करने की, नहीं बंद कर पाए, तो 5 अलग अलग जगहों पे चलने वाले इन वैश्यालयों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। और जिस रोड पे इन्हें ये जगह दी गई ऐसा करने के लिए, उसको बाद में हमेशा के लिए वो नाम उसी अधिकारी के नाम पर पड़ गया जिसने इस वैश्यालय को स्थापित किया था, गार्स्टिन बेस्टियन। तो ये वहाँ की हिस्ट्री है जिसे जीबी रोड कहते हैं। देखिए, ये जो वहाँ का सिस्टम है या वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा वेल नेट स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये है कि इसको तोड़ पाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ जो जो शासन प्रशासन में लोग हैं, समय समय पर लोगों ने बहुत कोशिश की, कभी सुधार के नाम पर, कभी सहायता के नाम पर, कभी केयर के नाम पर, लेकिन इस सिस्टम को तोड़ नहीं पाए। देखिए, अलग अलग राज्यों से, इवन पड़ोस के देशों जैसे भूटान और नेपाल से लड़कियां कुछ तो मजबूरी में, कुछ धोखा देके, दगा देके इस धंधे में लाई जाती हैं। इन्हें जबरदस्ती इस नरक में ढकेला जाता है। वो पूरी चेन है। बाहर से आने वाला व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन से आ रहा है, बस अड्डे से आ रहा है, किसी ऐसी दूसरी दूर की जगह से आ रहा है जो जीबी रोड आना चाहता है, तो टैक्सी वालों का, टेम्पो वालों का, ऑटो वालों का फिक्स है कमीशन कि ग्राहक जब हम लाकर फला दलाल को हैंडओवर करेंगे, इसमें मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे। वो लोग भी, जैसे आदमी देखेगा इधर उधर, ऑटो वाले से या टैक्सी वाले से पूछेगा जीबी रोड चलोगे, कोशिश ये करेगा कि जो उससे बात हो रही है वो सिर्फ वही 2 लोग सुने। मतलब इज्जत का इतना डर है, जा भी रहे हैं और बहुत परेशान है कि हमारी इज्जत का जनाजा न निकल जाए। बहरहाल वो तुरंत समझ जाता है, और चूंकि आदमी नया है, लेकिन वो ले जाके एक पर्टिकुलर कोठे के दलाल के पास उसे फ़ोन कर देगा या मिस्ड कॉल कर देगा। वो समझ जाएंगे कि एक कस्टमर लेकर ये आ रहे हैं। तो एक ये चेन वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद वो हैंडओवर होगा दलाल के लिए। दलाल उसको लेके जाएगा उस संचालिका के लिए, बाई के लिए, जो एक पर्टिकुलर कोटे के एक समूह, लड़कियों के एक समूह की नेता होती है या उनकी लीडर होती है। उस बाई के पास जाएगा, फिर बाई उसे एक सेक्स वर्कर के पास पहुंचाएंगी। अब देखिए, शोषण कहाँ कहाँ इनका होता है। सबसे पहले मकान मालिक का। मकान मालिक एक्चुअली नेशनल वुमेन कमीशन की एक रिपोर्ट है कि वहाँ के इन 200 मकान मालिकों को बार बार नोटिस दी जाती है, लेकिन मकान मालिक का पता ही नहीं कि एक्चुअल मकान मालिक कौन है। ओरिजिनल जो रहे होंगे उन्होंने बिना लिखा पढ़ी के पैसे लेके दूसरे को दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया। जो किराया वसूलते हैं वही उसके मकान मालिक हैं। फिर उसके बाद कोठे वाली बाई का जुर्म, फिर उसके बाद दलालों का जुर्म, फिर उसके बाद पुलिस का जुर्म। ये चेन है वहाँ पर जीबी रोड पर जो धंधा होता है उन लोगों का। मजाल नहीं है कि कोई लड़की अगर मजबूरन, जबरदस्ती या डरा धमका कर इस पेशे में ढकेली गई है तो वो एक कदम भी बाहर निकाले। इतना जबरदस्त इनका सर्विलांस सिस्टम है कि एक कदम भी ड्योढ़ी के बाहर निकली कि दलाल उसे पीट पीट कर अधमरा कर देंगे, ताकि दूसरी कोई महिला इनमेट ऐसी हिम्मत न कर सके। कभी कभी जो कस्टमर्स होते हैं उनका सेंटिमेंटल बॉन्ड इस तरह की सेक्स वर्कर से हो जाता है और वो कोशिश करते हैं कि उसे निकाल कर यहाँ से ले जा सके,
लेकिन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इन दलालों और कोठे वाली बाइयाँ इन्हें कभी एक कदम बाहर नहीं रखने देंगी। इतना स्ट्रांग सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है। तो मकान मालिक, कोठा मालकिन, दलाल और पुलिस, हर स्तर पर हर एक का हिस्सा बटा होता है कि कितना हिस्सा किसको मिलना है। अच्छा, ये महीने की बात नहीं है, हफ्ते की बात नहीं है, ये एक्सचेंज डेली बेसिस पर है, डेली वेजेस पर है। एक ग्राहक देंगे तो किसको कितना कट मिलेगा, वो हिसाब किताब उसी दिन होना है। दलाल और पुलिस का तो ऐसा जबरदस्त गठजोड़ है, ऐसा जबरदस्त शायद ही कहीं देखने को मिले। जरा सा खटपट हुई, चूं चां हुई वहां किसी कस्टमर से और दलाल से या बाई से या सेक्स वर्कर से, 5 मिनट के भीतर पुलिस हाजिर हो जाती है, उठाकर ले जाती है। बाकी सब बंदोबस्त पुलिस कर ही लेती होगी कि तुम कोठे पर गए थे, घर वालों को बुलाऊं, बस काम उनका हो गया। तो कोई लूटने पिटने की शिकायत नहीं करता था, कोई चू चपड़ नहीं करता था। अव्वल तो वो दलाल ही उनसे निपट लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है अगर लगे कि भारी पड़ रहा है तो फिर पुलिस 2 मिनट में आ जाती है। अब आप सोचिए कि नेशनल वुमेन कमीशन, पुलिस और हजारों एनजीओज ने इस धंधे को न वो रोक पाए और न ही लड़कियों को मुक्त करा पाए। हाँ, कभी कभी किसी परिवार की लड़की अगर आई है, उसे पता लग जाए कि फला जगह है, पुलिस को अप्रोच करती है, नेशनल वुमेन कमीशन को अप्रोच करती है, तो वो इन दलालों से और कोठे की मालकिनों से बातचीत करके तब उसे निकाल पाती हैं। रेड करके निकाल पाना तो लगभग असंभव है जीबी रोड में। देखिए, इनका कानून अपना इतना तगड़ा है कि हथियार लेकर कोई भीतर नहीं जाएगा। ये वहां का कानून नहीं है। किसी का लाइसेंसी हथियार है, उत्तर प्रदेश से बाहर का भी है, नेशनल लाइसेंस उसके पास है, तो कानूनन वो ले जा सकता है। लेकिन यहां दलालों का कानून चलता है। पहले ही बता देंगे कि हथियार तो नहीं है आपके पास, और अगर भीतर जाने पर हथियार पकड़ गया तो जैसे इनकी कुटाई की थी उन लोगों ने, ये तो इनके पास पिस्टल छीन रहे थे, पिस्टल इनके हाथ में आ गई और 2 लोग मारे गए, वरना पिस्टल भी छीन जाती और ये बिल्कुल लुटे पिटे हुए पुलिस के पास जाते, जहां जैसे ये कहते हैं कि हर हाल में मैं बता दूं कोई कार्रवाई न होती। इन कोठों को बनाए रखने यानी कुछ तथाकथित समाज सुधारक इस पक्ष में अपने बड़े भीषण भीषण तर्क देते हैं, इतिहास का तर्क देते हैं कि आखिरकार मुगलों ने ये जो बनाए थे, ये वैश्यालय बनाए थे, ये कोठे बनाए थे, नगर वधुएं बनाई थी, नर्तकियां बनाई थी, क्यों? उसके तमाम कारण आप नेट पर पढ़िएगा, उनका जिक्र करना यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। और बंद कराने के पक्षकार जो लोग हैं कि लड़कियों का शोषण बंद हो सके, उनके भी तमाम कारण हैं, लेकिन कभी ये बंद नहीं हो पाया। आज भी ये उसी तरह से चल रहा है जैसे आज से 500 साल पहले चलता था। मेरे विचार से ये गैर कानूनी तो है ही, अनैतिक भी है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमारे जैसे हजारों लोग इस बात को जानते हैं कि अनैतिक भी है, गैर कानूनी भी है। जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे अनैतिक और गैर कानूनी काम को रोकने की, वो भी जानते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अभी भी वो बदस्तूर चल रहा है। आपके अपने क्या विचार हैं? हमारे किस्सा कोई परिवार के लोगों से भी मैं जानना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि ये धंधा, ये अनैतिक, ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है, खूब डंके की चोट पे चल रहा है। ऐसी सारी यूनिट्स जो इसको रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, वो सब भी यही हैं, लेकिन ये रुका नहीं है। आप भी बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपके इस पर क्या विचार है। चलना चाहिए, बंद होना चाहिए, जबरदस्ती बंद करा देना चाहिए,
कानून का पालन कराना चाहिए, लड़कियों को शोषण से मुक्ति दिलानी चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट कराना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग भी इस पर अपनी राय जरूर दें। बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत ही जिसको वो कहते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है ये, सामाजिक सरोकार से संबंधित मुद्दा है ये। इसलिए खूब सोच समझकर इस पर कमेंट करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।